हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। आज फिर से सीए मनोज लांबा जी हमारे साथ हैं इनकम टैक्स की बात में। तो मनोज सर, मोस्ट वेलकम सर। क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपकी कोई क्वेरी है तो सर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। टैक्स की बात आपकी साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये शो आपकी इनकम टैक्स समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया है और यहाँ पर ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपनी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमारे इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो फीडबैक हमेशा की तरह मेरा एक ही है कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। ठीक सर, मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस, मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं। Sir, first question is that a जी group of people has collected certain money, 5 lakh from people of colony to build a community hall. Whether they are liable to file return of income and whether this income is taxable. देखिए, लोगों का ये मानना है कि अगर हम कोई वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी इनकम टैक्स में तब तक एग्जम्प्ट नहीं है जब तक कि वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं, जब तक उसका आप 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं ले लेते। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में क्या हुआ, कुछ कम्युनिटी के लोग मिले, कॉलोनी के लोग मिले, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, एक संस्था बनाई और कॉलोनी के लोगों से ही पैसे इकट्ठे किए। किस लिए इकट्ठे किए कि कॉलोनी में एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और कम्युनिटी हॉल बनाकर हम कम्युनिटी वाले लोगों को ही, जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था, हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी, तो उस पर खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है सेक्शन 12A में, अब 12AA हो गया है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह मानी जाए। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ए association of person, you can say, is a registered entity in income tax act, is treated as a category of person, and every person who has income above the maximum amount not chargeable to tax is liable to pay the tax. In the instant case, you have collected 5 lakhs from the people for building of a community hall. This income is absolutely fall in the definition of income because you cannot claim exemption under section 12 until section 11 until you have registered under section 12AA or 12A. In your case, you have collected money from the community people, you are liable to pay the tax on that, and if it exceeds 2,50,000, you are compulsory liable to file return of income of the same. Sir, moving to my next question. जी I am a retail trader having a turnover of rupees 95 lakhs and जी also doing agency business on which I am receiving commission of rupees 7 lakh. In which form I am required to file my income tax return? Whether I am liable for tax audit? देखिए, इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल कि किस फॉर्म में मैंने रिटर्न भरनी है, और दूसरा सवाल क्या मैं टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल हूं। देखिए, सेक्शन 44 AB of Income Tax Act 1961 deals with the provisions of tax audit under the Income Tax Act. The first clause of section 44 AB says that if the person engaged in business having a turnover in excess of 1 crore is liable to get his account audited before the specified date from a chartered accountant and required to submit its report with the income tax department before specified date. तो ये 1 करोड़ से ऊपर तो है नहीं। अब बात आती है, एक सेक्शन हमारे पास प्रेजम्पटिव इनकम वाला भी है। प्रेजम्पटिव इनकम वाला सेक्शन है 44 AD। वो ये लोग कहते हैं जिन लोगों की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है, वो चाहे
तो या जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, वो चाहे तो 44 एडी में जा सकते हैं और 8% या 6% की जो भी प्रेजेंटिव रेट है उस पर अपनी इनकम डिक्लेयर कर कर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पर 44 एडी में जाने के लिए आपका एलिजिबल बिजनेस होना जरूरी है और आप एलिजिबल एसएससी होना चाहिए। देयर आर टू कंडीशंस बिफोर गोइंग इनटू द सेक्शन 44 एडी। फर्स्ट, you must be eligible SSC. Second, you must engage in eligible business. और एलिजिबल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कमीशन एजेंट, एजेंसी बिजनेस वाले, प्रोफेशनल और ट्रक इनकम वाले इंक्लूड हैं। आपने अपने केस में कहा कि आपकी 6 लाख रुपए की कमीशन इनकम भी है एजेंसी बिजनेस से, तो आप सर 44 एडी के लिए तो एलिजिबल एसएससी नहीं। 44 एडी के लिए एलिजिबल एसएससी आप नहीं है। ऐसे में आप ITR 4 फॉर्म, जिसे हम सुगम फॉर्म कहते हैं, उसमें अपनी रिटर्न नहीं भर सकते। तो पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 44 एडी व्हिच डील्स विद द प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। हेंस यू आर लायबल टू फाइल, you are liable to use the regular return form which is ITR 3 for the individual. You are eligible person, you are eligible assessee, or you are not engaged in eligible business, and you are not eligible to take the benefit of section 44 AD which gives release to the small assessee from maintenance of books account and getting them audited from a chartered accountant. तो पहली बात तो ये है कि आपको ITR 4 का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे जो आपने पहला फॉर्म भरा। आपको अपनी रिटर्न कंपलसरी रूप से ITR 3 फॉर्म, जिसे मैं बार बार कहता हूं बल्कि फॉर्म है, उसमें भरनी पड़ेगी। रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको सेक्शन 44 ए भी देखना पड़ेगा कि अगर ये टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रोस टर्नओवर और रसीद आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना है, अन्यथा आपको ऑडिट कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो आपके दोनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं कि आप अगर आपकी कमीशन इनकम है तो आप एलिजिबल एसएससी नहीं है, एलिजिबल बिजनेस में एंगेज नहीं है, तो आप 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते। ITR 4 फॉर्म, जिसे हम सुगम फॉर्म कहते हैं, केवल उन लोगों के लिए है जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाना चाहते हैं। आप पर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं लगती क्योंकि कमीशन से इनकम है, तो आप अपनी किताबें बनाइए और अपनी रिटर्न ITR 3 से बनाइए। और अगर आपका मिलाकर कुल मिलाकर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और वो हरा का हरा कैश मोड से लेना होकर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर नहीं आता, तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे अपडेट कर देना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, असेसमेंट ईयर 2021 से इस 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों है जिनकी 5% से ज्यादा ट्रांजेक्शन रिसीट, जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट रिसीट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं है, और मतलब एंड 5% से ज्यादा पेमेंट्स उनकी कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो 5 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा भारत सरकार का मैंडेट है। तो उम्मीद है जिस व्यूअर्स का भी ये क्वेश्चन था उन्हें उनके दोनों आंसर मिल गए होंगे। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क ड्यूरिंग माय सेशन बाय राइटिंग इन कमेंट बॉक्स। जी सर, परितोष चौधरी जी हैं, सर मोस्ट वेलकम। सर उनका क्वेश्चंस मैं एक बारी लाइव करूंगी। व्हाट इज डिन नोटिस? आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम IT डिपार्टमेंट एंड दिस इज फॉर 2014-15। देखिए चौधरी साहब, दिन नोटिस नहीं होता। 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 से भारत सरकार ने CBDT को एक मैंडेट दिया कि आज की डेट के बाद यानी 1 अक्टूबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी अगर कम्युनिकेशन, कोई भी नोटिस, कोई भी लेटर, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू होना है तो वो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा, तब तक वायर्ड माना जाएगा जब तक कि उसके ऊपर वैलिड डिन जनरेट नहीं किया जाए। डिन स्टैंड फॉर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर।
तो आपका डिन नोटिस नहीं है, डिन आपके नोटिस के लिए जनरेट किया गया डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो किस सेक्शन में नोटिस आया है, किसके लिए नोटिस आया है, ये तो फर्दर चेक करना पड़ेगा, लेकिन डिन नोटिस नहीं होता। आपको केवल मैं इतना बताना चाहूंगा। लेकिन अगर आपकी चिट्ठी जो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है, अगर उसके ऊपर अब डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये नल एंड वाइड है, एब इनिशियो, इसका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बैड इन लॉ माना जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो कि इसके ऊपर डिन मेंशन है, तो ये नोटिस तो वैलिड है। और नोटिस किस संदर्भ में है, किस रिलेशन में है, किस सेक्शन में है, किस चीज के लिए है, इसके लिए मेरे को आपको पढ़ के बताना होगा कि इस सेक्शन में नोटिस आया है, तभी मैं आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाऊंगा। तो चौधरी साहब, उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ दिस। जी सर। Sir, moving to my next question. I am having agriculture income of more than rupees 5 lakhs, but further details I supposed to give in respect of agriculture income. देखिए, जिन लोगों की भी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर उनके लिए एक रिक्वायरमेंट और बढ़ा दी। If you have agriculture income of more than rupees 5 lakh, then you have to give additional details in respect of your agriculture income, like where the land is situated, how much land you are owning or leasing, and how much land is in your possession, whether land is self-irrigated or irrigated through rainwater, what is the pin code of the location, आपकी ओन्ड है या लीस्ट है, कितने एकड़ है, ये सारी डिटेल आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम होने के बाद भी आप ये डिटेल देने में असमर्थ रहती हैं, तो ऐसी दिशा में आयकर अधिकारी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूर्ण अधिकार है कि वो आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न ट्रीट कर सकते हैं। जी सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में लेती हूँ। आई एम अ क्लॉथ मर्चेंट having net profit of rupees 5 lakh and also agricultural land of 10 lakh. Please guide me how I file my return of income, whether agriculture income is clubbed by calculating the income, how the calculation is to be made. Please collaborate everything in detail. Actually इन्होंने celebrate लिखा था, but it will be, I guess, collaborate. जी सर। ओके, ये जानना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम तो कर से मुक्त होती है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, यानी कोई बिजनेस इनकम भी है, तो क्या ऐसे में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर्पस के लिए किसी तरह से क्लब्ड होगी? तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम भी है और एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड करती है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो ऐसे में फॉर द डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ टैक्स यू हैव टू क्लब the agriculture income, you have to integrate the agriculture income with non-agriculture income. As the case given by you, as the example quoted by you, you have a retail trader and also a agriculture income of 10 lakhs. For calculating the tax limit, you will club that 10 lakhs with your non-agriculture income of rupees 5 lakhs, as you told in your example. The total income comes to rupees 15 lakhs. You have to calculate tax on first 15 lakhs. फिर आप एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए,
बेसिक एजम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर को जोड़ के टैक्स निकाल लीजिए, जो भी आपका बनेगा। दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर आपको हायर रेट से टैक्स देना पड़ेगा, वो आपका एडिशनल टैक्स बन जाएगा। यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हैं तो ऐसे में ऐसा संभव है कि हो सकता था कि अगर अदरवाइज आप 10% वाली ब्रैकेट में आते या 15% वाली ब्रैकेट में आते, अब आप हायर ब्रैकेट में चले। जैसे आप अगले साल तो ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन को ओप नहीं करते तो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 30% तक है, तो यहाँ पर 15% 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट है। तो हो सकता है कि जो आपकी 5 लाख वाली इनकम भी थी, जो भी उस पर टैक्स बनना था, वहां पर 30% की दर से टैक्स लग जाए। लेकिन ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी आंसर करना ना समझिए। So moving to my next question. I have जी received income tax refund of 5,25,000 from income tax department, which includes around 50,000 on account of interest on income tax refund. Whether I am liable to include interest on income tax refund in my return? If yes, please advise me where to show this amount. देखिए, इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हमें अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में टैक्सेबल होगा। आपने कहा कि आपका इनकम टैक्स रिफंड 5,25,000 रुपए का है, जिसके ऊपर आपको हैंडसम इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। While filing your income tax return, you are liable to include this interest in the head income from other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आप ये जोड़ के दिखाएंगे और उसके बाद अपनी रिटर्न आप भरेंगे। दूसरी बात रही कौन सा आईटीआर फॉर्म आप यूज करेंगे, तो आईटीआर फॉर्म यूज करने की जो बात है, अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम में दिखाना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अदर इनकम्स कौन कौन सी। अगर आप सैलरी है इनकम रखते हैं और सिर्फ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल इनकम टैक्स रिफंड है, तो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको कंपलसरी आईटीआर 3 भरना पड़ेगा, और अगर प्रोजम्पटिव टैक्सेशन है तो आईटीआर 4 के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो आईटीआर 5 है। तो फॉर्म का चॉइस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी ऑफ इनकम से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेटस क्या है। तो इनकम टैक्स में 7 फॉर्म है, और 7 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आपके लिए भी बना है। कौन सा बना है ये आपको चुनाव करना पड़ेगा। Sir, next question AOP से related है that what is the status of AOP, Association of Person? Please elaborate. एसोसिएशन ऑफ पर्सन मैंने पहले भी बताया, इनकम टैक्स पे 2 तरह के हैं। अगर 2 लोग मिले और मिल के बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक फॉर्म क्रिएट की, एक पार्टनरशिप डीड बनाई और फॉर्म को रजिस्टर करा दिया, तो ऐसी फॉर्म तो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे हुए किसी भी पर्पस के लिए, जैसे हमने ऊपर वाला एक एग्जांपल आया हुआ था, वहां पे कम्युनिटी हॉल की बात की थी कि कुछ लोग मिलकर इकट्ठे हुए और उनका पर्पस क्या था, कोई भी कम्युनिटी हॉल को बिल्ड करना। अब कम्युनिटी हॉल को बिल्ड करने के लिए वो लोग मिले, कम्युनिटी हॉल बिल्ड किया और उसको बेच दिया। मैंने कहा उस पर भी टैक्स लगेगा। व्हेन हम ग्रुप ऑफ पीपल हैज कलेक्टेड टुगेदर for some common purpose without registering himself as a partnership firm or without drafting any partnership deed or without any mutual agreement, just for some common purpose some people are collected, in such a case that person is liable to file his return of income in the status of association of person. एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, दैट इज बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि आपके जो ग्रुप बना है लोगों का, उसमें फर्म और
कंपनीज और एलएलपी भी मेंबर हो सकती हैं, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन जो इंडिविजुअल हैं वो ही मेंबर होंगे। तो एओपी और बीओआई में भी एक थिन लाइन डिमार्केशन है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप एओपी हैं या बीओआई हैं, दोनों दशाओं में ही आप इनकम टैक्स के प्रावधानों को पालन करने के लिए बाध्य हैं, और आपको इसका पालन करते हुए अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसका भी भुगतान करना होगा, और अगर आपकी रिटर्न फाइल करने का दायित्व बनता है तो वो रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। Sir, moving to next question, that I am non-resident having a ceiling income from a foreign company. Should I file my ITR in form, ITR सहज form? देखिए सर, ITR सहज फॉर्म मैंने पहले भी वीडियो में बताया अपने प्रोग्राम में, इज मेंट ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। सिंस यू आर नॉन रेजिडेंट, आपने कहा कि फॉरेन कंपनी से इनकम है, हिंदुस्तान में नहीं हो, सैलरी से इनकम, तो केवल सैलरी इनकम होने से आप ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। आपके पास एडिशनल कंडीशन एक और है कि आप रेजिडेंट इन इंडिया भी होने चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी दशा में आपको अपनी रिटर्न ITR 2 फॉर्म में भरनी पड़ेगी, और वहां पर अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट के रूप में मेंशन करना पड़ेगा। तो प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इन द सहज फॉर्म in as per your situation, as per the circumstances you have narrated in your question. You are eligible to file your return of income only in ITR 2 form, which is little bit bulky than ITR 1. That's why it is not called Sahaj. ITR 1 is Sahaj, ITR 4 is Sugam. All other form are not Sahaj और Sugam. गवर्नमेंट खुद इस बात को एडमिट कर रही है कि 2 फॉर्म ही हैं हमारे जो सहज और सुगम है, बाकी तो 5 जो है सुगम नहीं है ना सहज है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा कष्ट ज्यादा होगा, किसी की एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है, किसी की सलाह भी लेनी पड़ सकती है, किसी का सहायता भी लेनी पड़ सकती है। तो ITR 1 आप नहीं भर सकते, ITR 2 ही आप भर पाएंगे। जी सर। जी मैम। सर आगे अभी सर और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो एक बार नेक्स्ट शो में हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और अगर क्वेश्चंस के अलावा आपके कोई और फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। फीडबैक हमेशा की तरह एक ही है कि इस समय टैक्स ऑडिट का समय चल रहा है, इस समय इनकम टैक्स का समय चल रहा है, इस समय असेसमेंट्स का समय चल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्रोएक्टिव है, पूरी तरह से इस तरह फेसलेस असेसमेंट को लागू करने में लगा हुआ है। 25 सितंबर से फेसलेस अपील्स आ रही हैं, टैक्स ऑडिट का सेशन है, कोरोना पूरे जोरों पे है, ऐसे में घर से बाहर निकलना मना है, कंप्लायंसेस आपको करने जरूरी हैं, डेटे आगे बढ़ने की संभावना नजर आ नहीं रही है। तो ऐसे में आप टैक्स फॉर वेल्थ से जुड़िए, अपने सवालों का समाधान कीजिए, अपनी समस्याओं का निवारण कीजिए। हर शुक्रवार 3:30 बजे हम टैक्स की बात आपके साथ में आपके सवालों का निवारण करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और कोशिश करते हैं हर संभव कि आपकी हर समस्या का अच्छे से समाधान कर सकें। अगर आपके कोई सवाल है, आपके पास इस समय को अटेंड करने के लिए नहीं है, तो आप हमारे ईमेल आईडी या हमारे जो भी मोड है क्वेश्चंस भेजने के, उसे अडॉप्ट करके उसे भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट शो जो हमारा होगा उसमें हम क्वेश्चंस को इंक्लूड करें और आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू माय व्यूअर्स। सर बाकी हम लोग नेक्स्ट लाइव शो में कंटिन्यू करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी हो, आप taxforwealth@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग Amazon Fire TV और यूट्यूब वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है, तो कोई भी इनकम टैक्स से क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। वैसे सर अभी इनकम टैक्स का टाइम चल ही रहा है, एज क्वेरीज आएंगी सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है मैम। जी सर।